आज की कहानी शुरू होती है बर्फ से ढकी एक रशियन जेल में, जहाँ एक रहस्यमय कैदी आता है। उसका नाम सरगेई है। उसका सेलमेट हैरान हो जाता है जब सरगेई कहता है, मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए ही हूँ। जल्द ही दो बदमाश उसे डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरगेई अपनी ताकत और स्किल्स से उन्हें आसानी से हरा देता है। यह हंगामा जेल के सबसे बड़े गैंगस्टर तक पहुँचता है। गैंगस्टर सरगेई का मजाक उड़ाता है और उसे नकली शिकारी बुलाता है। सरगेई जवाब देता है, मैं शिकारी हूँ और मैं सिर्फ गलत लोगों का ही शिकार करता हूँ। कुछ ही सेकंड में सरगेई नकली दांत को हथियार बनाकर गैंगस्टर और उसके साथियों को हरा देता है। इसके बाद वो गार्ड्स पर भी हमला करता है और जेल की ऊंची दीवारों पर चढ़ने लगता है। अपनी जबरदस्त ताकत से वो लोहे की सलाखें तोड़ता है और छत से छलांग लगाकर बिना किसी चोट के बच निकलता है। जेल के गार्ड्स उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन वो किसी भी गोली का शिकार नहीं होता। सरगेई बर्फीले तूफान में भागता जाता है, जहाँ एक हवाई जहाज पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। वो अपने नकली टैटू को हटाता है। वहीं गार्ड्स को एक बॉडी मिलती है जो असली कैदी की होती है। गार्ड्स को तब एहसास होता है कि सरगेई ने जानबूझकर इस जेल में घुसने की प्लानिंग बनाई थी। अब कहानी फ्लैशबैक में 16 साल पीछे जाती है। सरगेई और उसका छोटा भाई दिमित्री अपनी माँ के देहांत के बाद अकेला महसूस करने लगे हैं। तभी उनके पिता निकोलाई अचानक से स्कूल में उन्हें लेने आते हैं। निकोलाई एक खतरनाक क्रिमिनल है जो अपने बेटों से बहुत सख्ती से पेश आता है। वो उन्हें अंतिम संस्कार में शामिल होने से मना कर देता है। वो कहता है उन्हें मर्द बनने के लिए शेरों का शिकार करना सीखना होगा। अफ्रीका के जंगलों में निकोलाई उन्हें सिखाता है कि इंसान सबसे बड़ा शिकारी है और जानवरों को उससे डरना चाहिए, लेकिन वो दिमित्री को कमजोर कहकर हर बार डांटता रहता है। निकोलाई एक दिन खतरनाक शेर का पीछा करता है जिसका नाम जार है, जो कई मौतों का जिम्मेदार है। जब वो सामने आता है, सरगेई को शेर से एक अजीब सा कनेक्शन महसूस होता है, जैसे दोनों के बीच कोई अनकही बात हो। लेकिन तभी निकोलाई गोली चला देता है और शेर को गुस्से में भड़का देता है। घायल शेर सरगेई पर हमला करता है और उसे घसीटकर ले जाता है। निकोलाई फिर भी लगातार गोली चलाता रहता है, जैसे उसे अपने बेटे की जान की कोई परवाह ही नहीं है। उसी समय पास में एक लड़की होती है जिसका नाम कैलिप्सो है। वो शेर की दहाड़ सुनकर सरगेई के पास पहुंचती है। कैलिप्सो देखती है कि सरगेई बुरी तरह घायल है। शेर का खून सरगेई के घाव पर गिरता है और शेर वहाँ से चला जाता है और कैलिप्सो उसे अपनी दादी की दी हुई जादुई दवा पिलाती है। सरगेई बेहोश हो जाता है, लेकिन उसके शरीर के अंदर कुछ अजीब हो रहा होता है। उसकी चोटें खुद ब खुद ठीक होने लगती हैं और उसकी आंखों के सामने जंगल के जानवरों की तस्वीरें दौड़ने लगती हैं। रेस्क्यू टीम सरगेई को अस्पताल ले जाती है, जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद सरगेई चमत्कारी रूप से अपनी आंखें खोलता है। ये साफ हो जाता है कि सरगेई अब पहले जैसा नहीं रहा। निकोलाई अपने बेटे को इंग्लैंड के आलीशान घर में ले आता है। सरगेई को अपनी माँ का लिखा हुआ एक खत मिलता है जिसमें लिखा होता है, सरगेई कभी अपने पिता जैसा मत बनना। उस रात सरगेई अपने पिता की दुनिया छोड़ने का फैसला करता है। वो आधी रात को घर से भागता है। गिरने के बावजूद उसकी नई शक्तियाँ उसे जख्मी होने से बचा लेती हैं। दिमित्री अपने भाई से रुकने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन सरगेई कहता है, मुझे जाना होगा। मैं कुछ ऐसा महसूस कर रहा हूँ जिसे समझाना मुश्किल है। सरगेई छिपकर एक जहाज में बैठकर रशिया पहुँचता है। वहाँ वो महसूस करता है कि उसके सेंसेस बहुत तेज हो गए हैं। वो जानवरों की तरह भाग सकता है, छलांग लगा सकता है और शिकार भी कर सकता है। एक दिन वो जंगल में कुछ शिकारी देखता है जो मासूम जानवरों को मार रहे होते हैं। गुस्से में सरगेई सिर्फ एक चाकू से उन सभी का सामना करता है। वो अपनी ताकत और तेजी से उन्हें हरा देता है। यही वो पल होता है जब वो सरगेई से कैरावेन द हंटर बनता है, एक ऐसा शिकारी जो उन लोगों का शिकार करता है जो मासूमों को नुकसान पहुंचाते हैं। सालों बाद कैरावेन द हंटर दुनिया भर में मशहूर हो चुका है। वो उन लोगों का शिकार करता है जो मासूम जानवरों और निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। कहानी लंदन में आगे बढ़ती है, जहां आंड्रे नाम के एक स्मगलर को दिखाया जाता है जो अवैध तरीकों से जानवरों के सींग बेच रहा है। कैरावेन उसके रास्ते में आकर खड़ा हो जाता है। आंड्रे उसका मजाक उड़ाता है और कहता है, तुम अकेले हो और मेरे पास 6 लोग हैं। कैरावेन मुस्कुराता है और जवाब देता है, 6 लोग अब ज्यादा देर नहीं बचेंगे। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ती है, कैरावेन गाड़ी के नीचे लटक जाता है। वो पीछे की सीट पर चढ़ता है और कुछ ही सेकंड्स में 4 आदमियों को खत्म कर देता है। आंड्रे दूसरी गाड़ी लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन कैरावेन गाड़ी की नंबर प्लेट याद कर लेता है। आंड्रे अपने बॉस के पास पहुंचता है और झूठ बोलता है कि उसने कैरावेन को मार दिया है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि उसका बॉस पहले ही मारा जा चुका है। उसकी कुर्सी पर बैठा कोई और नहीं बल्कि कैरावेन होता है। कैरावेन बिना किसी दया के आंड्रे का नाम अपनी लिस्ट से काट देता है। उसी समय कैलिप्सो, जो अब एक वकील बन चुकी है, अपने दोस्त के अंतिम संस्कार में शामिल होती है। उसके दोस्त को एक गैंग ने मार दिया था। कैरावेन कैलिप्सो के पास आता है और उसे वही टैरो कार्ड दिखाता है जो उसने उसे बचपन में दिया था। कैरावेन बताता है कि उसने उसके दोस्त की मौत का बदला ले लिया है।
वो ये भी एक्सेप्ट करता है कि वही फेमस हंटर है जिसके बारे में पूरी दुनिया बात कर रही है। कैलिप्सो इस खुलासे से परेशान हो जाती है। वो कैरावन के तरीकों को सही नहीं मानती क्योंकि वो हिंसा से न्याय करता है। दूसरी ओर एलेक्से, जिसे राइनो भी कहा जाता है, उसकी कहानी सामने आती है। वो एक स्पेशल केमिकल का इस्तेमाल करता है जिससे वो राइनो जैसा मजबूत और खतरनाक बन जाता है। कैरावन अपने भाई दिमित्री के जन्मदिन पर उससे मिलने आता है, लेकिन दिमित्री को किडनैप कर लिया जाता है। जैसे ही कैरावन को इस बात का पता चलता है, वो फौरन किडनैपर्स का पीछा करता है। वो ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगाकर गाड़ी के ऊपर कूदता है। वो गाड़ी का दरवाजा तक फाड़ देता है, लेकिन उसे जोर से टक्कर मार दी जाती है। किडनैपर्स हेलीकॉप्टर से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रेवन हेलीकॉप्टर पर लटक जाता है। हेलीकॉप्टर के अंदर गोलीबारी शुरू हो जाती है और एक क्रिमिनल कैरावन के भाले से मारा जाता है। हालांकि हेलीकॉप्टर से गिरने के बाद क्रेवन जिंदा बच जाता है। वो सीधे कैलिप्सो के पास जाता है और उससे मदद मांगता है। क्रेवन अपने पिता निकोलाई के पास भी जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि एलेक्से यानी कि राइनो उसके भाई को मारने की धमकी दे रहा है और वो $20 मिलियन की फिरौती मांग रहा है। क्रेवन निकोलाई से कहता है कि वो पैसे देकर दिमित्री को बचा ले, लेकिन निकोलाई कहता है मैं पैसे नहीं दूंगा, अगर वो जिंदा है तो तुम उसे बचा लो। क्रेवन को एहसास होता है कि उसे अपने भाई को बचाने के लिए खुद ही कुछ करना होगा। कैलिप्सो अपने कॉन्टेक्ट्स की मदद से पता लगाती है कि किडनैपर्स का नाम ओमर है और उसका ठिकाना टर्की के एक पुराने मोनेस्ट्री में है। जैसे ही वो ये जानकारी क्रेवन को देती है, हम देखते हैं कि उसका मुखबिर असल में एक फॉरेनर नाम के आदमी के लिए काम कर रहा है। वो इस इंफॉर्मेशन को एलेक्से तक पहुंचाता है, जो प्लान को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है। लेकिन कैलिप्सो इन खतरों से अनजान है। वो क्रेवन को लोकेशन देती है और उसे सतर्क रहने के लिए कहती है। क्रेवन फौरन टर्की के उस मोनेस्ट्री की ओर निकल पड़ता है। वहाँ पहुँचते ही वो एक एक करके सभी गार्ड्स को चुपचाप हटाने लगता है, लेकिन आखिरी गार्ड की चीख से ओमर और उसके गुंडे अलर्ट हो जाते हैं। अब क्रेवन और ओमर के आदमियों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। क्रेवन ओमर को पकड़कर खिड़की से बाहर फेंकने की धमकी देता है ताकि वो बताए कि उसका भाई कहाँ है। लेकिन जब ओमर क्रेवन का असली नाम लेकर उसे बुलाता है तो उसे समझ में आता है कि ये सब एक चाल है। मोनेस्ट्री के पास पहाड़ों में स्नाइपर्स गोलियां चलाने लगते हैं। क्रेवन ओमर के साथ खिड़की से कूद जाता है। तब ओमर बताता है कि ये सब राइनो का किया धरा है। दूसरी ओर एलेक्से दिमित्री को समझाने की कोशिश करता है कि उसका परिवार उसे बचाने की परवाह नहीं करता। वो ये भी साबित करता है कि क्रेवन ने उससे अपनी असली पहचान छिपाई थी। क्रेवन मोनेस्ट्री के मलबे से बचकर कैलिप्सो को कॉल करता है और उसे बताता है कि ये सब एक चाल था। उसी वक्त कैलिप्सो देखती है कि 5 लोग उसके ऑफिस के अंदर घुस आए हैं। क्रेवन वादा करता है कि वो उसे बचाने के लिए किसी को भेजेगा। वहीं एलेक्से दिमित्री को दिखाता है कि कैसे वो एक खास केमिकल के जरिए राइनो में बदलता है। हालांकि ये प्रोसेस बहुत ही दर्दनाक होता है, इसलिए वो इसे बीच में ही रोक देता है। इसके बाद वो दिमित्री को एक डील ऑफर करता है कि वो साथ मिलकर निकोलाई के साम्राज्य पर कब्जा कर सकते हैं। दिमित्री ये मानता है कि उसे हमेशा कम आंका गया है, लेकिन वो अपने परिवार के साथ विश्वासघात करने से इनकार कर देता है। उसी समय क्रेवन और कैलिप्सो जहर और औषधियों के बारे में बात कर रहे होते हैं। क्रेवन जानना चाहता है कि वो खास दवाई क्या थी जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। कैलिप्सो बताती है कि उसकी दादी ने उसे वो औषधि दी थी, लेकिन दादी के गुजर जाने के बाद वो इसका राज नहीं जान पाई। कैलिप्सो कहती है कि वो दिमित्री को बचाने में उसकी मदद करेगी, लेकिन वो क्रेवन की खतरनाक जिंदगी और उसके कारनामों पर सवाल उठाती है। तभी जंगल में एलेक्से की टीम क्रेवन की लोकेशन पर पहुंच जाती है। जैसे ही एलेक्से के लोग जंगल में अंदर घुसते हैं, वहाँ छुपे हुए जाले और जानवरों के हमले शुरू हो जाते हैं। जैगुआर जानवर भी क्रेवन के मददगार बन जाते हैं, लेकिन ये जंगल कोई आम जगह नहीं है। ये क्रेवन का इलाका है। यहाँ का हर कोना, हर पेड़ उसकी प्लानिंग का हिस्सा है। एलेक्से ये देखकर परेशान हो जाता है कि उसकी सेना धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तंग आकर एलेक्से आदेश देता है कि हवाई हमला शुरू किया जाए। जंगल में आग लगाई जाती है, जिससे चारों ओर धुआं और तबाही फैल जाती है। क्रेवन आग और धुएं के बीच अपनी चालाकी से बचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी फॉरनर उसे जहरीले तीरों से निशाना बनाता है। तीर का असर फौरन शुरू हो जाता है। जहर क्रेवन के शरीर को कमजोर कर देता है और उसे भयानक भ्रम और डरावने दृश्य दिखाई देने लगते हैं। फॉरनर जो लंबे समय से क्रेवन का पीछा कर रहा है, वो अपनी जीत के करीब लगता है। वो क्रेवन को बार बार घायल करता है और अपनी गन से उसे मारने की तैयारी करता है, लेकिन ठीक उसी समय कैलिप्सो वहाँ पहुँच जाती है। वो धनुष से तीर चलाकर सीधे फॉरनर की आंख पर हमला करती है। कैलिप्सो ने अपने पास छुपाई हुई आखिरी औषधि क्रेवन को दी, जिससे उसकी हालत में सुधार होने लगता है। दूसरी ओर दिमित्री को एलेक्से की सेना ने पकड़ रखा है, लेकिन जैसे ही क्रेवन ठीक होता है, वो अपनी पूरी ताकत से दिमित्री को बचाने के लिए हमला करता है। लेकिन जंगल के जानवर और क्रेवन का अनुभव उनके लिए भारी पड़ता है। जैसे ही एलेक्से पूरी ताकत से राइनो में बदलता है, वो क्रेवन से मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। क्रेवन और एलेक्से के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। राइनो का विशाल शरीर
और उसकी ताकत क्रेवन को मुश्किल में डाल देती है। लेकिन क्रेवन को पता चलता है कि एलेक्से का कमजोर हिस्सा उसके इंजेक्शन वाली जगह है। वो वहाँ हमला करता है जिससे एलेक्से कमजोर पड़ जाता है। क्रेवन एक रस्सी का इस्तेमाल करता है और राइनो को भैंसों के झुंड के पीछे बांध देता है। भैंसें राइनो को घसीटती हैं जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाता है। राइनो जो अब हार चुका है क्रेवन को बताता है कि उसके पिता निकोलाई ने ही उसकी पहचान उसे बताई थी। ये सुनकर क्रेवन गुस्से और दुख से भर जाता है। राइनो की मौत के बाद क्रेवन फौरन अपने पिता निकोलाई का सामना करने का फैसला करता है। वो सीधा उनसे मिलने जाता है और पूछता है, आपने मेरी पहचान क्यों उजागर की? क्या आपने सचमुच मेरी जान को खतरे में डाला, बस अपनी ताकत और साम्राज्य को बचाने के लिए? निकोलाई पहले शांत रहता है, लेकिन फिर वो बताता है कि उसने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि वो जानता था कि क्रेवन ही एलेक्से यानी राइनो को हरा सकता है। वो कहता है, तुम मेरी सबसे बड़ी रचना हो, तुम वही हो जो मैं हमेशा से बनना चाहता था, एक परफेक्ट शिकारी। क्रेवन के लिए ये सब सुनना दर्दनाक होता है। वो गुस्से में कहता है, आपने अपनी ताकत के लिए दिमित्री और मुझे सिर्फ मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। पर निकोलाई ऐसा नहीं मानता क्योंकि उसके हंटर होने की वजह से आज उसका भाई जिंदा है और वो उसके बिजनेस एम्पायर के तख्त का सही हकदार है। क्रेवन बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगता है और अपने पिता की बंदूक की गोलियां निकाल देता है। निकोलाई जंगल में अकेला रह जाता है। तभी एक भालू वहाँ आ जाता है। निकोलाई अपनी बंदूक उठाता है लेकिन उसमें गोलियां नहीं होती। वो समझ जाता है कि यही उसका अंत है। 1 साल बाद क्रेवन दिमित्री के रेस्टोरेंट में उसके जन्मदिन पर आता है। दिमित्री अब काफी खुश और कॉन्फिडेंस से भरा हुआ लगता है। वो कहता है कि उसने अपने पिता की बिजनेस को छोड़ दिया है और अब अपनी नई जिंदगी जी रहा है। लेकिन क्रेवन को जल्द ही एहसास होता है कि ये पूरी सच्चाई नहीं है। क्रेवन रेस्टोरेंट में दिमित्री के कुछ क्लाइंट्स को पहचान लेता है तो उसे एहसास होता है कि दिमित्री ने अपने पिता के क्रिमिनल एम्पायर को संभाल लिया है। दिमित्री कहता है, मैंने हमेशा ये साबित करना चाहा कि मैं तुमसे और पापा से बेहतर हूँ। अब मैं अपने दम पर सबसे ताकतवर बन चुका हूँ। वो अपनी नई शक्तियों को दिखाता है। वो यहाँ तक कि क्रेवन की तरह दिखने लगता है। अब वो किसी की भी आवाज और चेहरा बदल सकता है। ये देखकर क्रेवन का दिल टूट जाता है। दिमित्री अब पूरी तरह अपराध की दुनिया में समा चुका है। क्रेवन अकेला अपने घर पर लौटता है। वहाँ उसे अपने पिता का भेजा हुआ एक फरकोट और चिट्ठी मिलती है। निकोलाई ने लिखा है, तुम्हारी किस्मत तुम्हें शिकार करना सिखाएगी, तुम हमेशा शिकारी ही रहोगे। कहानी हमें ये दिखाती है कि ताकत और शक्ति के लालच में रिश्ते कैसे बर्बाद हो जाते हैं। क्रेवन जो अपने पिता की परछाई बनने से बचना चाहता था, अंत में अपने भाई को उसी राह पर जाते हुए देखता है। लेकिन क्रेवन का सफर अभी खत्म नहीं हुआ। जंगल में ताकत और सच्चाई के साथ वो अपनी अगली लड़ाई के लिए तैयार है और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और इस कहानी के बारे में अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मुझसे जल्दी मिलने के लिए इस चैनल के दूसरे वीडियो पर क्लिक कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।